हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में जो आपकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो वो स्पूलिंग जो है वो आपके इसके अंदर आई निकल के। तो जो स्पूलिंग है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किस तरीके से एडवांटेज रखती है, ये हमको थोड़ा सा इस वाले जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर देखना है। ठीक है। तो स्पूलिंग का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। यहाँ पर साइमल्टेनियस मतलब आपको पता है, पेरिफेरल मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ऑनलाइन मतलब व्हेन योर सीपीयू इज बिजी इन समथिंग। ठीक है। उस टाइम पर उसको आइडल ना करके, अपने लिए आइडल ना रखे, वो जो काम करता है वो आपका ऑनलाइन, इसका मतलब ऑनलाइन का है। तो स्पूलिंग का मतलब यह है। ठीक है। अब ए सिस्टम वेयर वी कैन डू मैनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पैरेलली, वो है आपका स्पूलिंग। ठीक है। हेयर ऑनलाइन मीनिंग सीपीयू इज डूइंग सम वर्क। ठीक है। ये इसका देखो स्ट्रक्चर है स्पूलिंग का। बुक्स में तो काफ़ी वैसा दिया हुआ है, आपको ये अच्छे से समझाया हुआ है। इसके अंदर क्या है देखो, इनपुट डिवाइस आया और इसमें देखो ये जो स्ट्रक्चर है हमने पहले भी यूज़ किया था। ये स्ट्रक्चर आपका बैच सिस्टम या मेन फ्रेम सिस्टम्स के टाइम पे भी था। अंतर क्या है ये देखिए, अंतर ये है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो वही हैं, सीपीयू वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका जो मेन मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मेन मेमोरी जो है वो यहाँ पर है, सीपीयू है, और डिस्क जो है वो इसने एक सेकेंडरी मेमोरी भी इसने ले ली है। ये क्या करता है, कोई भी इनपुट डिवाइस आई या रिक्वेस्ट आई उसने इसको डिस्क में रख लिया, और फिर डिस्क में रखने के बाद में ये उसको मेन मेमोरी में या रैम में लोड करता है। उसके बाद सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल करके उन चीज़ों को प्रोसेस करता है। ठीक है। और फिर ये मेन मेमोरी में करता है, ये थर्ड स्टेप में मेन मेमोरी में काम करता है, फिर फोर्थ स्टेप में वापस सेव करता है उसको डिस्क में, और उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस को यहीं से ये निकाल देता है। मतलब आप ये देखिए कि सीपीयू इसमें एकदम फ्री है, वो अपना काम करने के लिए कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन करने की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर जो हैं, ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं ये स्लो हैं। तो स्लो हैं तो हमने उनको जो है जैसे जैसे आती गई हमने डिस्क में सेव करते गए, और उसके बाद में जब ये इकट्ठी हो जाती हैं या हमारे हिसाब से, अगर हमको हमारा सीपीयू कम बिजी है या मेन मेमोरी में हमको जो हमारा रैम है वो फ्री है, तो वो ज़्यादा टास्क ले लेगी, वो यहीं से लेती जाती है। वैसे है तो कम ले लेगी टास्क। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम माना जाता है। ठीक है। अब देखिए आप जैसे बोलते हैं कि इसकी कितनी रैम है या कितना वो है, तो उस हिसाब से देखिए, आप स्पीड देखिए। आजकल जो सिस्टम आते हैं उनमें कम से कम 2.3 गीगा हर्ट्ज की रैम आती है। अब गीगा हर्ट्ज कुछ नहीं है, 10⁻⁹ है। ठीक है। तो 10, ये 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इतने क्लॉक्स पर सेकंड ये कर सकती है। ठीक है। इसका मतलब ये तकरीबन 2 अरब 30 करोड़ क्लॉक्स पर सेकंड करता है आपका सीपीयू। तो इसकी स्पीड इतनी फास्ट है और हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती है। तो ये जो डिफरेंस है ये बड़ा आता था। तो ये जो है अपना स्पूलिंग ने काफ़ी हद तक इसको ओवरकम करने की कोशिश की है। ठीक है। In spooling, data is stored files on the disk and the CPU interact with the disk via main memory। ठीक है। सीपीयू जो होता है वो डिस्क से डेटा लेता है, लेकिन किसके थ्रू? वाया मेन मेमोरी। तो सीधा कांटेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं रहता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। Spooling is capable of overlapping input output operations for one job with CPU operations of other job, so no intervention of CPU in input output। ठीक है। जैसे आप इसका स्पूलिंग का एग्जांपल इस तरीके से देखिए कि आपकी फैक्ट्री में मान लीजिए कुछ सामान बनता है। अब वो जो सामान बनता है फैक्ट्री में, वो सामान बनाने का प्रोसेस तो 2 घंटे का है, लेकिन मान लीजिए जो रॉ मटेरियल आता है वो, मतलब ये मान लो कि हफ्ते भर में जाके अनलोड होता है, इतना भारी और इतना स्ट्रक्चर कठिन है उसको अनलोड करने का ट्रक्स में से, और फिर वापस चढ़ाने में उसको जो है एक दो तीन या 4 दिन लगते हैं। अब अगर हम सिर्फ एक ही ट्रक का इंतजार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक वेयर हाउस खरीद रखा है जहाँ अलग अलग टाइम पर ट्रक्स आते रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद में एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आपके जो काम करने वाली मशीन है जो प्रोडक्ट बनाती है, वो अगर आपने इस तरीके से मैनेज कर लिया है एक वेयर हाउस खरीद करके, तो वो आप देखोगे कि रोज कोई ना कोई ट्रक ऐसा आ रहा है, का नंबर ऐसा आ रहा है जिसका अनलोडिंग पूरा हो रहा है। ठीक है। ताकि आप उसको
यूज़ कर सकें। फिर आपने 2 घंटे में काम खत्म किया, फिर नेक्स्ट डे फिर ट्रक आ गया, या उसी टाइम फिर ट्रक जो है वो अनलोड हो गया। तो इस तरीके से आपने कैसा मैनेज कर लिया है जिसमें आपका जो मशीन है, जो सीपीयू है, वो बिजी नहीं रहता है। एडवांटेज क्या है? नो इंटरेक्शन है इसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ में। और सीपीयू यूटिलाइजेशन इम्प्रूव्स एज सीपीयू बिजी बिकॉज ऑफ डिस्क। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, या इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कोप जो है वो क्या है, स्कोप इम्प्रूवमेंट क्या है इसका? इन स्टार्टिंग स्पूलिंग वॉज यूनी प्रोग्रामिंग, सो सीपीयू वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट कि वो एक टास्क के लिए रुका हुआ है, तो वो कई बार होल्ड एंड वेट में चला जाता था। यहाँ वो होल्ड एंड वेट में नहीं आएगा। और इसका प्रॉब्लम ये है, डिसएडवांटेज ये और है कि वेट टिल कंपाइलर ऑफ इवेंट, जब तक एक इवेंट नहीं हो जाएगा तब तक ये जो है सेकंड इवेंट स्टार्ट नहीं करता था। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक थे स्पूलिंग के केस में। ठीक है। तो ये तो टेक्निक्स हमने देखी। इसके बाद में मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, वो सब जो है वो हम तब स्टार्ट करेंगे जब उसके बाद में हमको जॉब्स को शेड्यूलिंग करना स्टार्ट करना होगा। तो मैंने बीच में आपको इसलिए बता दिया था कि आप ये समझ सकें कि चीज़ें कैसे चलती हैं। फिर उसके बाद हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा। हमने बताया था कि ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट। तो ऐसे ही ये बहुत सारे टास्क आ रहे थे, वर्ड, ईमेल, वेब ब्राउजर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके अपना काम कर लेगा। तो दीज सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे टास्क आ रहे हैं, सीपीयू उनको टाइम दे दे करके आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो है सारे एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग जैसा आपको दिखेगा। ठीक है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। मतलब एक टास्क को मान लीजिए आपने 2 माइक्रो सेकेंड्स या 2 सेकेंड्स दे दिए, तो ये उसको क्वांटम टाइम बोला जाता है। ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या थे? ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेस चांसेस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। ये तो हो गई। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या था? रिलायबिलिटी प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या था? वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, बट उसका वो भी इतना एफिशिएंट नहीं था, उतनी एल्गोरिदम्स नहीं बनी हुई थी। और डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, अगर आपको टास्क के बीच में डेटा को कम्युनिकेट करना है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या था टाइम शेयरिंग सिस्टम का? आपका मल्टिक्स और यूनिक्स। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये मैं आपको अच्छे से बता ही चुका हूँ। इसमें बहुत सारे सिस्टम एक साथ जुड़े होते थे, तो आपको ऐसा लगता था कि एक ही सिस्टम है। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में रख दिया, उसके चारों तरफ ये कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर। अब इसमें क्या होता था? देखो, सीपीयू, डिस्क मेमोरी, सीपीयू मेमोरी, सीपीयू डिस्क मेमोरी, इनको आप सर्वर मान सकते हैं, सीपीयू और मेमोरी को। सीपीयू, डिस्क, मेमोरी, इन सबको आप एक स्ट्रक्चर मान सकते हैं जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब ये क्या है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही सिस्टम है, लेकिन ये कंप्यूटर सारे अलग अलग हैं। ठीक है। अब इसमें एडवांटेज क्या था? फेलियर ऑफ वन will not affect the other network communications as all systems are independent from each other। आप देख सकते हैं सब इंडिपेंडेंट है। अगर ये वाला खराब हो गया तो इससे बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब अपना काम अपनी स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो मेल जो होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो यूज में होता है, वो क्या करता है, इन कंप्यूटर्स के और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में जो है डेटा के एक्सचेंज की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है। इससे वो फास्ट हो जाता है और ड्यूरेबल भी हो जाता है। ठीक है। और जो होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब जो जो सबसे लास्ट में लीफ में जो ये जुड़े हुए हैं होस्ट कंप्यूटर्स, इन पर जो है लोड वो कम होता है। ठीक है। ये सब जो है इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम नेक्स्ट जो है वो इवॉल्व कर सके चीज़। फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन। मान लीजिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो बीच में लगा हुआ था वही फेल हो जाए, तो फिर आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, वो सब बैठ जाएगा। ठीक है। और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसके लिए लैंग्वेज जो है वेल डिफाइंड नहीं थी। ये आपके सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए। उसके बाद आपका आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? These systems run on servers and provide the capability to manage user groups, security applications or other functions. These type of operations allow shared access of files, printers, security applications। मतलब ये
जो एक नेटवर्क बना लेता है, उसके अंदर वो चीज़ों को शेयर करते चलता है, ठीक है। और ये जो है ना, एंड दैट्स व्हाई दीज कंप्यूटर्स आर पॉपुलरली नोन एज टाइटली कपल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। आपको बताया था कि एक नेटवर्क बन जाता है, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले जो हैं सिस्टम, वो भी इसमें आके और चीज़ों को इंटरेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो वहाँ से आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। इस तरीके से होता है, बीच में एक फाइल सर्वर रखा होता है और ये सारे क्लाइंट होते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के पास ज्वाइन करने की, और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको वो अपने हिसाब से एक्सेस करते हैं। एडवांटेज है हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे से हैंडल होते हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होता है वो भी इसमें आप सर्वर में कर दीजिए, तो क्लाइंट अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। और सर्वर एक्सेस जो है वो आप रिमोटली कर सकते हैं, मतलब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर से भी जो है वो सर्वर जो है काम कर जाता है आपका। अब डिसएडवांटेज क्या है, जो सर्वर बीच में रखा हुआ है वो बहुत कॉस्टली होता है, वो 24 आवर्स चलना चाहिए और वो बहुत प्रोसेसर्स मदरबोर्ड्स उसके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। और यूजर्स हैव टू डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशंस, तो जितने भी मान लीजिए 100 यूजर बन गए तो वो इस सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो बीच वाला जो सर्वर हमारा रखा हुआ है इसी को वो मैनेज करते हैं, और वो अपने आप में ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं माना जाता है। और जो इसका मेंटेनेंस है और अपडेट्स जो होती हैं वो सर्वर की रेगुलर होनी चाहिए, अदरवाइज लैकिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपका हो गया आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट लेक्चर में